डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th पार्ट सेकंड और चैप्टर है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने से पहले आई होप स्टूडेंट्स आपने डिफरेंशिएशन किया होगा, क्योंकि अगर हम इस इंटीग्रेशन की डेफिनेशन देखेंगे तो एनसीईआरटी ने क्लियरली लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसलिए आपको पहले डिफरेंशिएशन का आना बहुत ज़रूरी है। तो डिफरेंशिएशन में हमने अगर एक हमें फंक्शन दिया होता एफ एफ एक्स इजकल टू एक्स रेज टू पावर एन, तो आपको फार्मूला इसका डिफरेंशिएशन का पता होगा। तो हमारे पास एक्स एन की डिफरेंशिएशन होती थी एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, यानी कि जो पावर होती है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होती है और पावर एक माइनस हो जाती है। तो सेम वे तो इसका इंटीग्रेशन का एक्स रेज टू पावर एन, ये होती है हमारे पास इंटीग्रेशन का, इसका फार्मूला होता है एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन। यहाँ पर पावर क्या होगी, प्लस वन होगी, और यही इसकी पावर नीचे डिवाइड हो जाएगी, और प्लस हम कांस्टेंट लेते हैं यहाँ पर। अब हमारे पास ये क्वेश्चन होता है कि कांस्टेंट बेसिकली हम क्यों लिखते हैं इंटीग्रेशन में। तो इसका मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो अगर हम इसकी इंटीग्रेशन की डेफिनेशन की बात करें तो एनसीईआरटी ने बहुत ही क्लियरली तरीके से बताया है कि इंटीग्रेशन क्या है, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई फंक्शन हमें दिया गया होगा तो उसकी हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, उसमें ऑलरेडी हमें फंक्शन क्या दिया होगा, डेरिवेटिव, उस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव दिया होगा, ठीक है। फिर हम उसका ओरिजिनल फंक्शन निकाल लेंगे, उसका प्रिमिटिव फंक्शन निकाल लेंगे, ठीक है। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं, या फिर उसको एंटी डिफरेंशिएशन बोलते हैं। यानी कि हमें ऑलरेडी उसका डेरिवेटिव दिया होगा, जो भी हमें फंक्शन दिया गया होगा। वी आर, अगर मैं इसको वर्ड्स में लिखूं, वी आर गिवन द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, हमें ऑलरेडी डेरिवेटिव दिया गया होगा। वी आर गिवन द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, हमें फंक्शन का डेरिवेटिव दिया गया होगा। हमें क्या फाइंड करना है, उसका प्रिमिटिव फंक्शन फाइंड करना है, ठीक है। प्रिमिटिव फंक्शन बोलो या उसका ओरिजिनल फंक्शन बोलो, ओके। तो जब हमने ओरिजिनल फंक्शन निकाल लिया तो मतलब वो क्या है, इंटीग्रेशन है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सच प्रोसेस। जब हम किसी गिवन डेरिवेटिव दिया गया होगा, उसका हम ओरिजिनल फंक्शन निकालेंगे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सच प्रोसेस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बोलेंगे या फिर एंटी डेरिवेटिव बोलेंगे। क्लियरली ये है हमारा इंटीग्रेशन, ठीक है। अभी हम एक फंक्शन लेते हैं तो आपको उससे क्लियरली समझ में आ जाएगा, ओके। मैं एक फंक्शन लेता हूँ, पहले हम उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर हम उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा पूरी क्लियरली। एक फंक्शन लेता हूँ एफ एक्स इजक्वल टू, मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। अब हम जब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, और जो हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। अब मुझे इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, क्या होता है ये पावर डेरिवेटिव में यहाँ पर मल्टीप्लाई होती है, और x और 2 माइनस 1 प्लस 4x, एक्स की क्या होती है डिफरेंशिएशन 1 प्लस 9 कांस्टेंट है, तो ये क्या होती है 0। तो इसकी हमारे पास क्या है 2x, यहाँ पर 1 प्लस 4, ओके। अब हम रेज टू पावर 1 तो नहीं लिखते हैं, वो अंडरस्टूड होता है ऑलरेडी, क्लियरली। अब उसका मतलब है ये हमारा क्या बन गया, डिफरेंशिएशन आई, तो हमारा ये डेरिवेटिव निकल गया, क्लियरली। एफ डेरिवेटिव को हम क्या लिखते हैं, एफ डैश एक्स लिखते हैं, ओके। यानी कि
हमें इंटीग्रेशन, जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, अब मैं इसी की इंटीग्रेशन करता हूँ। मैंने बोला ना कि जो इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है, इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होती है। हमें ऑलरेडी उसका डेरिवेटिव फंक्शन दिया गया होगा, अब हमें उसका प्रिमिटिव फंक्शन निकालना, ओरिजिनल फंक्शन निकालना है, तो मुझे इंटीग्रेशन निकालनी है। मुझे इसी एफ ऑफ एक्स इजल टू 2x+4 हमें दिया गया, अब मुझे इसकी इंटीग्रेशन निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, इसका सिंबल क्या होता है 2x+4, ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, वो विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस की इंटीग्रेशन होनी है। अब देखिए, हाँ उससे पहले मैं इंटीग्रेशन का आपको एक फार्मूला बताता हूँ। जैसे मैंने एक्स एन का डेरिवेटिव ये बताया था डेरिवेटिव, तो इसका हमने ऑलरेडी फार्मूला है इंटीग्रेशन का x⁻n+1, और वही पावर क्या होती है नीचे डिवाइड हो जाती है। आइए करते हैं, 2 हमारा कांस्टेंट है, ये आ गया x इंटू dx प्लस 4 इंटू dx की इंटीग्रेशन। हाँ एक चीज़ और अभी बता दूंगा, फार्मूले में आपको पूरे बता दूंगा। dx की इंटीग्रेशन क्या होती है x, ओके। अब देखिए 2x की क्या होगी इंटीग्रेशन, इसकी पावर अंडरस्टूड 1 है तो +1 डिवाइडेड बाई वही 1+1 नीचे डिवाइड हो जाएगी +4। dx की इंटीग्रेशन क्या होती है x, और मैं बोल रहा हूँ कि इसको कांस्टेंट हम लगाते हैं, ठीक। अभी आपको पता चल जाएगा कांस्टेंट हमने क्यों लगाया यहाँ पर, ये आ गया। तो नेक्स्ट टाइम में क्या लेंगे, 2x⁻1+1 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4x प्लस c, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हमारे पास रहा x² प्लस 4x प्लस c, ये मेरी निकल गई इंटीग्रेशन। अब ये देखिए ये फंक्शन कहाँ से कहाँ हमारे पास आ गया है, मुझे ये फंक्शन दिया गया था, है ना, तो मुझे इसका ओरिजिनल फंक्शन निकालना था। मैंने बोला कि डेफिनेशन हमें ये बताती है ना कि हमें ऑलरेडी डेरिवेटिव दिया गया होगा। ये देखिए जब मैंने फंक्शन लिया उसका मैंने क्या निकाला, डेरिवेटिव निकाला, तो इंटीग्रेशन में हमें क्या दिया था, डेरिवेटिव ऑलरेडी दिया होता है, मुझे इसी का क्या निकालना होता है, प्रिमिटिव फंक्शन निकालना। तो देखिए हमारा प्रिमिटिव फंक्शन बना x² प्लस 4x प्लस c। तो ये फंक्शन देखिए, इन दोनों फंक्शन को क्लियरली देखिए, यस है ना, हमें हमारा ओरिजिनल फंक्शन मिल गया। अब बात आती है c क्यों हम कांस्टेंट लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है x² प्लस 4x प्लस 9 है, तो हमारा ओरिजिनल फंक्शन जब हमने किया हम इंटीग्रेशन, तो हमारे पास क्या सोल्यूशन आया x² प्लस 4x प्लस c, यानी कि हमारा c की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 9 थी। स्टूडेंट अभी हमने एक फंक्शन लिया था f(x) इक्वल टू x² प्लस 4x प्लस 9, और जब हमने इसका डेरिवेटिव्स निकाला वो हमारे पास आया था f(x) यानी कि वो आया था 2x प्लस 4 आया था, ओके। तो हमारा जो इंटीग्रेशन होता है वो था इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, और हमें अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन यानी कि बोला हुआ है कि हमें ऑलरेडी उन्होंने हमें क्या दिया होगा, उसका डेरिवेटिव दिया होगा, हमने उसका परमिटिव फंक्शन निकालना है। जब हमने उसकी इंटीग्रेशन निकाली थी तो हमारे पास क्या आंसर आया था, हमारे पास सॉल्यूशन आया था, इंटीग्रल्स को हम आई से डिनोट करते हैं इंटीग्रेशन को, ठीक है। तो उसका आंसर हमारे पास आया था x² ऐसे करके आया था ना, x²/2 प्लस 4x, और हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे c कांस्टेंट लेते हैं, तो ये जब 2 हमारा कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर आया था x² प्लस 4x प्लस c। तो हमारी c की यहाँ पर क्या वैल्यू थी, c = 9 था, ओके। ये इसलिए हम इंटीग्रेशन में जब उसकी सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन तो हम कांस्टेंट c लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो हमारा इस इंटीग्रेशन में क्या निकालते हैं, प्रिमिटिव फंक्शन निकालते हैं, तो हमारा प्रिमिटिव फंक्शन हमें यहाँ पर मिल गया, ओके। ये था हमारा इंटीग्रेशन निकालने का प्रोसेस। अब हम कुछ फार्मूलेस के ऊपर डिस्कस कर लेंगे, जो पहले फार्मूला मैंने आपको बताया था। पहला फार्मूला मैंने फिर से लिख देता हूँ कि हमारा xn की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है
एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन, जो पावर होती है वही पावर उसके साथ डिवाइड हो जाती है, प्लस सी। ओके, ये हमारा पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला देखिए, दूसरा फार्मूला हमारे पास होगा cos x। जैसे हम sin x की क्या होती थी, cos x होती थी। अब cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin x प्लस सी। थर्ड फार्मूला आते हैं sin x की इंटीग्रेशन। sin x की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस cos x प्लस सी। आई होप आपको डिफरेंशिएशन के फार्मूले अच्छे से आते होंगे, तो आप देख पाएंगे कि हमारा जो इंटीग्रेशन का फार्मूला वो क्या है, इनवर्स ऑफ जो डेरिवेटिव का फार्मूला होगा। अब हमारे पास फार्मूला नंबर 4, सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स, हाँ एक चीज़ मैं यहाँ पर डी एक्स नहीं लिख पाया हूँ, ध्यान से आप देख लेना। सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये होती है सेक स्क्वायर एक्स की होती है tan x प्लस सी। एंड फार्मूला नंबर 5, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। कोसेक स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स का फार्मूला होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब फार्मूला नंबर 6, सेक एक्स इंटू tan एक्स इंटू डी एक्स, ये होता है सेक एक्स प्लस सी। फार्मूला नंबर 7, कोसेक एक्स कॉट एक्स, इसकी इंटीग्रेशन होती है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। इन फार्मूले, ये बेसिक फार्मूले हैं, इन्हीं फार्मूले के बेसिस के ऊपर हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अभी हमने इसके फार्मूलेस भी देखे, इसकी डेफिनेशन देखी, और हमने कांस्टेंट वैल्यू क्यों लिखते हैं हम इंटीग्रल के साथ, कांस्टेंट क्यों लगाते हैं, हमने ये भी डिस्कस किया। इसको थोड़ा और अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हम इसको कांस्टेंट क्यों लेते हैं। अगर मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ, लेट एफ ऑफ एक्स 2x ले लेता हूँ, ये मेरा एक फंक्शन बन जाता है, ठीक है। तो मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है, एफ ऑफ एक्स की इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो मेरे पास क्या सोल्यूशन आ जाएगा, 2x इंटू डी एक्स। अब 2 मेरा कांस्टेंट है, इसको हम बाहर रखेंगे। अभी हमने एक फार्मूला डिस्कस किया था, एक्स रेज टू पावर n की इंटीग्रेशन क्या होती है, क्या थी ये, एक्स रेज टू पावर n प्लस 1, और वही पावर्स डिवाइड हो जाती है n प्लस 1 प्लस सी। तो इसको हम फिर से देख लेंगे कि हम कांस्टेंट सी क्यों ले रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 बाहर, तो x की पावर कितनी 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना होता है 2, और वही पावर इसकी क्या आ जाएगी, ये 2 कैंसिल c। तो मेरे क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस सी। ओके, अब फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ c वी विल फाइंड द डिफरेंट इंटीग्रल्स। अंडरस्टैंड, यानी कि हम c की अलग अलग वैल्यू देते रहेंगे, हमारे पास अलग अलग इंटीग्रल्स फाइंड होते रहेंगे। फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ c वी विल फाइंड डिफरेंट इंटीग्रल्स, वी गेट डिफरेंट इंटीग्रल्स। ओके, ये था हमारा, इसलिए हम c को हर इंटीग्रेशन के सॉल्यूशन के बाद हम c यहाँ पर लगाते हैं। अब ज्योमेट्रिकली देखेंगे इसको, हम विद प्रूफ हम करेंगे। जब हम इसको इंटीग्रल से ज्योमेट्रिकली सेम होंगे, ये जो हमारे इंटीग्रल्स जितने भी हम c की वैल्यू अप्लाई करते रहेंगे, लेकिन वो ज्योमेट्रिकली सेम रहेंगे। ओके, ज्योमेट्रिकली जो इंटीग्रल्स होंगे वो हमारे सेम रहेंगे। अभी हमारी क्या सॉल्यूशन आया, y इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब देखिए c यहाँ पर हमारा है आर्बिट्री कांस्टेंट,
ओके, जो एक रिप्रेजेंट कर रहा है फैमिली ऑफ इंटीग्रल्स। तो सी यहाँ पर हमारा क्या है, सी हमारा यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। ओके, अब ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, एक फैमिली ऑफ इंटीग्रल्स। ओके, अब देखिए कि हम क्या करेंगे, सी को अलग अलग वैल्यू देते रहेंगे तो हमें डिफरेंट फैमिली ऑफ इंटीग्रल्स मिलते रहेंगे। तो जब ये वैल्यूज़ हमें मिलती रहेंगी, अलग अलग इंटीग्रल्स मिलते रहेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पर क्या है, हमारा जो इंटीग्रल्स है, जो हमारा इंटीग्रल्स हमने फाइंड किया है यहाँ पर अबव, वो हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब सी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर सी को अलग अलग वैल्यू देते रहेंगे, हमें फैमिली ऑफ इंटीग्रल्स मिलती रहेंगी, इसी को हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। हमारे एक्सरसाइज 7.1 से लेकर 7.6 तक हम सिर्फ इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम डेफिनेट इंटीग्रल्स आगे 7.7 में मिलेगी। अब देखिए, जब मैं सी की वैल्यू 0 लेता हूँ तो मेरे पास क्या सोल्यूशन बनता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, सी जब मैंने 0 ले लिया तो ये क्या बनाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 0, यानी कि क्या बना मेरा, y इक्वल टू क्या आंसर आया, एक्स स्क्वायर। अब ये इक्वेशन आप देख रहे हो किसकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपने पहले पढ़ी हुई है क्लास 11th में, ये इक्वेशन बन रही है पैराबोला की। ओके, अब हम इसको डायग्राम में प्रूफ करेंगे, ज्योमेट्रिकली हम देखेंगे हमें डिफरेंट क्या मिलेंगे। ये जो हमने बोला ज्योमेट्रिकली ये इंटीग्रल्स क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, जब हम कांस्टेंट की वैल्यू को अपलाते रहेंगे हमें एक इंटीग्रल्स की फैमिली मिलती रहेगी। अब हम इसकी देखिए प्रूफ बता देते हैं हम लोग इसको। ये एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अगर हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन हमारी क्या होती है, पैराबोला की इक्वेशन है। अब यहाँ पर क्या है, सी जब हम 0 लेंगे तो हमारा पैराबोला कुछ इस तरीके से बनता है। ओके, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास जब सी क्या था, 0 था, तो हमें मेरी इक्वेशन क्या बनी, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि ये पैराबोला क्या है, जिसकी वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन पे है। ओके, जब मैं बाई लेता हूँ, सॉरी सी जब मैं 1 लेता हूँ, जब मैं सी क्या लूँगा, जब मैं सी इक्वल टू 1 लेगा तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, तब हमारा पैराबोला कहाँ बन जाएगा, इस तरीके पे बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, इसका मतलब है मैं पैराबोला को शिफ्ट कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ अलॉन्ग 1 यूनिट अलॉन्ग द बाई एक्सिस। ओके, अगर मैं यहाँ पर c की वैल्यू क्या ले लेता हूँ, जहाँ पर मैं c की वैल्यू लेता हूँ, ये मेरी इक्वेशन थी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब मैं c इक्वल टू ले लेता हूँ -1, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1, तब मेरी इक्वेशन ये बनती है। इसका मतलब क्या है, अब हमारा पैराबोला क्या है, एक यूनिट वो क्या है, अलॉन्ग द नेगेटिव वाई एक्सिस जा रहा वो, है ना, तब हमारा पैराबोला बनता है एक्स स्क्वायर -1। ओके, इसका मतलब में हमने पैराबोला क्या किया, शिफ्ट किया 1 यूनिट अलॉन्ग द बाई एक्सिस इन नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, तो इसलिए हमें यहाँ पर कांस्टेंट सी लिखते हैं। ओके, वो हमारे डिफरेंट वैल्यूज हमें देते रहेगा, जो हम सी की वैल्यू अप्लाई करते रहेंगे वो हमें इंटीग्रल्स अलग अलग वैल्यूज देता रहेगा। तो इसलिए हम इस इंटीग्रल्स को इनडेफिनेट इंटीग्रल्स बोलते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। ये था हमारा बेसिक हमने देखा। ओके, अब आपको इसकी अच्छे से डेफिनेशन को फिर से रिवाइज कर लेना, इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, फिर इसके फार्मूलेज। ओके, फार्मूलास देख लेना, जितने भी फार्मूलेज मैंने अभी अब आपको लिख के दिए हैं, वीडियो पॉज करके इनको अच्छे से देख लेना, फिर हम इसके क्वेश्चंस को
फाइंड करते रहेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे। राइट एन एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग मेथड ऑफ इंस्पेक्शंस। हम इसका एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर ये 1 है। तो हमें पहले ये इसका सोल्यूशन करने के लिए हमें देखना होगा कि हमें इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है। क्लियरली? ओके अब हमें एक ऐसा फंक्शन देखना है जिसका डेरिवेटिव cos 2x आता है। ठीक है, यानी कि हमें एक ऐसा फंक्शन देखना है जिसका डेरिवेटिव क्या आता है, cos 2x होता है। तो हमें पता है कि sin 2x का क्या करना है, sin 2x का हम डेरिवेटिव क्या होता है, cos 2x होता है। ओके यानी कि dy/dx इंटू साइन एक्स करेंगे, उसका हमारा डेरिवेटिव क्या आता है, cos 2x। ओके लेकिन यहाँ पर 2x लगा है तो 2 हमारा यहाँ पर भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा डिफरेंशिएशन जब हम करते थे। ओके अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर cos 2x, इसको हम क्या हो जाएंगे, ये डिवाइड हो जाएगा sin 2x। ओके तो अब हमारा cos 2x क्या है, dy/dx 1/2 को हम अंदर लिख देंगे sin 2x। ओके तो हमारे cos 2x का क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 sin 2x। क्लियरली? एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x, एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रल्स, cos 2x का क्या होगा, 1/2 sin 2x। ओके तो हमें यहाँ पर एक फार्मूला, एक तरह का कह सकते हैं कि हमें एक तरह का फार्मूला मिल जाएगा, यानी कि cos 2x का एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रल्स क्या होगा, cos 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है, cos x की होती है, इसको x मान के चलो तो क्या होगा, cos x की क्या होती है, sin x, यहाँ पर x क्या है 2x, ये लिख हो गया। अब मैंने क्या बोला था, जो यहाँ पर इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई होता था यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा sin 2x प्लस c, ये भी हमारा एक तरह का फार्मूला हमें मिल गया। ओके हमारे पास एक फार्मूला बन गया, cos 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, sin 2x/2 प्लस c। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 का आंसर। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है हमारे पास 3x² प्लस 4x³ 3x² प्लस 4x³। यही इस पर भी हमें ऐसा ही सॉल्यूशन जैसे हमने फर्स्ट किया है वैसा ही करेंगे। हमें एक ऐसा फंक्शन देखना है जिसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव 3x² प्लस 4x³ होगा, यानी कि हमें एक ऐसा डेरिवेटिव निकालना है 3x² 4x³। ओके तो क्या होता है, अभी देखिए हमारे पास अगर मैं x³ लूँ तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है और इसकी पावर क्या होती है, -1 होती है ना। हमने देखा था ना xn की जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होती है, n(xn-1)। तो यहाँ पर क्या है, x³ लूँगा तो क्या हो जाएगा 3x² है ना, प्लस अब देखिए अब मैं क्या लूँगा तो मेरा 4x³ आना चाहिए। अब इसलिए मैं क्या लूँगा, x⁴ लूँगा तो मेरा आंसर ये बन जाएगा, है ना। तो इसलिए इसका जो एंटी डेरिवेटिव होगा 3x² प्लस 4x³ का वो ये होगा, ये क्या निकल गया इसका एंटी डेरिवेटिव। ओके एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रल्स। ओके तो हम इसको कैसे लिखेंगे इसको, देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x² प्लस 4x³ इज
एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू पावर 4। ये था हमारे क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 का आंसर। ओके, अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट हमें क्या दिया हुआ है? थर्ड पार्ट में हमें दिया है 1/x नॉट इक्वल टू 0। एक्स क्या होगा? 0 नहीं होगा। ओके, तो हम इसको देखते हैं। अब देखिए, हमें फिर से एक ऐसा फंक्शन देखना है जिसका डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x होता है। अब इसका याद कीजिए कि हम log x का जो डेरिवेटिव निकालते थे वो क्या होता था? 1/x होता था। ओके, अब 1/x में तब लूँगा जब मेरा x क्या होगा? 0 से बड़ा होगा, क्योंकि हमें बोला हुआ x नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। हम इससे बड़ा ले सकते हैं, ठीक है, x ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, अब मुझे dy/dx में क्या लूँगा? ये तो मैंने प्लस के लिए ले लिया जब x क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। अब मैं ले लेता हूँ dy/dx माइनस x लेता हूँ। ओके, तब हमारा क्या जाएगा? 1/x। अब x क्या है मेरा? -x, तो 1/-x आ जाएगा। और x यहाँ पर की डिफरेंशिएशन होती है -1। ओके, क्लियर? तो यहाँ पर क्या होगा? ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो 1/x, फिर से 1/x आ गया। लेकिन ये कब आया? जब मेरा x क्या था? 0 से छोटा था, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिया? -x लिया। ओके, अब मैं इसको अगर कंबाइन करता हूँ, ओके, अगर हम इसको कंबाइन करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास? तो हम लिखेंगे इसको कंबाइनिंग इनको कर लेंगे। अब मेरे दो फंक्शन जो आए थे, पहला कौन सा आया था? dy/dx, जब मैंने क्या लिया था? log x लिया था, पॉजिटिव लिया था। तब हमारे पास फंक्शन आया था 1/x। ओके, 1/x आया था जब हमारा x क्या था? 0 से बड़ा था। क्लियर? फिर हमने लिया था dy/dx log ऑफ -x। तब इसकी डिफरेंशिएशन क्या आई थी? 1/-x, और x की कितनी होती है? -1 आ जाएगी। ये कब था? जब x क्या था? 0 से छोटा था। अंडरस्टैंड? अब मैं इनको अगर कंबाइन कर लूँ तो मेरा क्या हो जाएगा? एक मेरा पॉजिटिव का है, एक मेरा नेगेटिव का। अब हम ऐसा फंक्शन तब लगाते हैं जब पॉजिटिव भी आए और नेगेटिव भी आए, तब हम क्या लगाते हैं? मॉडुलस फंक्शन लगाते हैं, यानी कि dy/dx log ऑफ x। ओके, हमें यहाँ पर क्या हुई? एक चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन करना भूल गया। तो इसका माइनस माइनस क्या होता है? प्लस 1/x। अब देखिए, जब मैं पॉजिटिव वैल्यू ले रहा था x ग्रेटर देन 0, तब भी 1/x आया। जब x लेस देन 0 लिया तब भी 1/x आया। तो हमारे मॉडुलस फंक्शन, यानी कि यहाँ पर x की क्या वैल्यू होगी? एक पॉजिटिव वैल्यू होगी और एक नेगेटिव वैल्यू होगी। तब मुझे आंसर क्या मिलेगा? 1/x। ओके, तो इसका मतलब है देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव 1/x, यानी कि एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रल्स 1/x की इंटीग्रेशन क्या होगी? log ऑफ x प्लस c। ये एक तरह का हमारा फार्मूला डिराइव हो गया। ये अंडरस्टैंड? ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 1 का तीनों के तीनों पार्ट हमने किए। तो हमारे पास दो फार्मूले डिराइव हुए इससे, एक दिस वन और एक हमारा cos 2x का। ठीक है, इन फार्मूलों को अच्छे से देख लेना, ये हमें नेक्स्ट क्वेश्चंस में बड़े हेल्प करेंगे। डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 2 है फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। क्वेश्चन नंबर 1 है x³ - 1/x² dx। अब हम इसका इंटीग्रल्स निकालेंगे। यहाँ पर हमारा बेसिक फार्मूला ही अप्लाई होगा, वो है x⁴n × dx।
ये फार्मूला होता है एक्स रेज टू पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस सी। यही फार्मूला हमारे पास अप्लाई होगा ये। अब हम क्या करेंगे इस सोल्यूशन का, एक्स क्यूब, इसको मैं अलग अलग कर लेता हूँ, एक्स क्यूब अपान एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, दिस इम्प्लाइज, अब देखिए इक्वल टू, ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, क्या बचा हमारे पास x इंटू डी एक्स माइनस, अब देखिए ये x रेज टू पावर 2 है, अब ये ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी, x रेज टू पावर -2 इंटू डी एक्स। अब हम फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, क्या जाएगा, अब x रेज टू पावर 1 है तो जब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना हो जाता है, 1 है तो क्या हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी, 1+1 अपान यही क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, माइनस, सेम वे इसको भी ऐसे करेंगे, -2, इसकी पावर क्या देंगे, +1 अपान -2 +1 और प्लस सी। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट टाइम में देखिए एक्स रेज टू पावर कितना आएगा, 1+1 2 अपान 2 माइनस, यहाँ पर क्या जाएगा, एक्स रेज टू पावर -2 + 1 कितना होता है, -1 अपान यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 प्लस सी इक्वल टू, यहाँ पर क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स रेज टू पावर -1 प्लस सी। तो नेक्स्ट हमारा फाइनल क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपान 2। अब मैं क्या करूँगा, इसको एक्स रेज टू पावर -1 है, इसको क्या कर जाऊँगा, नीचे ले जाऊँगा तो कितना जाएगा, 1/x प्लस सी। ये रहा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्स रेज टू पावर 2/3 + 1 इंटू डी एक्स। इसकी हमें अब हमने इंटीग्रेशन करनी है। ये भी हमारा बेसिक फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, वो है एक्स रेज टू पावर n इंटू डी एक्स। ये होता है एक्स रेज टू पावर n + 1 और इसकी पावर नीचे डिवाइड हो जाएगी प्लस सी। तो सेम वे हम इसको भी ऐसे ही करेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग कर लेते हैं। एक्स रेज टू पावर 2/3 इंटू डी एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स करेंगे तो कितना होता है, 1 इंटू डी एक्स यानी कि डी एक्स। अब नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, एक्स रेज टू पावर कितना होता है 2/3, क्या करते हैं हम +1 लगा देते हैं, ऐसे यहाँ पर किया, अपान कर लेंगे, जो पावर होगी वही नीचे डिवाइड हो जाएगी, 2/3 + 1 प्लस डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स प्लस सी। ये भी याद रखना आप लोग कि डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, एक्स रेज टू पावर 2/3 + 1 करेंगे तो कितना होता है 2, यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा, 3 × 1 3 डिवाइडेड बाई 3 अब देखिए 2 + 3 × 1 कितना होता है 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस एक्स प्लस सी। क्या आ जाएगा इसका, 2 + 3 कितना होता है 5/3 डिवाइडेड बाई 2 + 3 कितना होता है 5/3 सॉरी प्लस एक्स प्लस सी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 5/3 है, 3 ऊपर चला जाएगा अपान 5, एक्स रेज टू पावर 5/3 प्लस एक्स प्लस सी। ये रहा पार्ट नंबर 2 का आंसर। डियर स्टूडेंट, पार्ट 3 देखिए, एक्स रेज टू पावर 3/2 प्लस 2 ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1/x। हमारे पास नया फार्मूला ऐड करेंगे हम इसको। ई रेज टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन होती है ई एक्स ही होती है, जैसे हम डिफरेंशिएशन करते थे वैसे इसकी इंटीग्रेशन भी होती थी। इंटीग्रेशन करेंगे और अगर हमारे पास ई रेज टू पावर 2x है तो वो जो 2 लगा होता है हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन अब अगर हमारे पास यहाँ पर ई रेज टू पावर 2x है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है हमने, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है, इसकी पावर डिवाइड हो जाएगी ये, ओके, प्लस कांस्टेंट सी आ जाएगा। तो लेट्स डू, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। एक्स रेज टू पावर 3/2 इंटू डी एक्स
प्लस 2 को हम बाहर रखेंगे, ई रेज टू पावर एक्स और माइनस 1/x इंटू डी एक्स। ओके, नेक्स्ट अब देखेंगे इसका क्या आ जाएगा, सेम भी हम करेंगे 3/2 प्लस 1 और यही पावर इसकी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। 3/2 प्लस 1 2 ई रेज टू पावर एक्स की कितनी होती है, ई एक्स ही होती है। और यहाँ पर 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, अभी हमने किया log ऑफ मॉडुलस एक्स प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर 3/2 प्लस 1, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 1 कितना होता है 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, 5/2 और सेम भी यहाँ पर कितना हो जाएगा 5/2 प्लस 2 ई रेज टू पावर एक्स माइनस log ऑफ एक्स प्लस सी। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/5 आ जाएगा, तो एक्स रेज टू पावर 5/2 प्लस 2 ई रेज टू पावर एक्स माइनस log ऑफ मॉडुलस एक्स प्लस सी। ये रहा इसका आंसर। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। पहले हमें दिए साइन एक्स प्लस कास एक्स इंटू डी एक्स, इसको हमने इंटीग्रल निकाला। ये तो बहुत ईजी है क्योंकि हमें पहले अभी इसको डिस्कस कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू फार्मूले जब हमने डिस्कस किए, हमने देखा था कि साइन एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है, कास एक्स होती है, सॉरी माइनस कास एक्स होती है। और कास एक्स की जब हमने इंटीग्रेशन का फार्मूला किया था वो था साइन एक्स का प्लस सी। तो इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, सीधे अलग अलग कर लेंगे हम, साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस कास एक्स इंटू डी एक्स। तो साइन एक्स की क्या इंटीग्रेशन होती है, माइनस कास एक्स प्लस कास एक्स की क्या होती है साइन एक्स प्लस सी। ये इसका आंसर है, ये बहुत इजी था। एग्जाम्पल नंबर 3, उसका पार्ट नंबर 2 देखिए, इंटीग्रल्स ऑफ कोसेक एक्स ब्रैकेट में कोसेक एक्स प्लस काट एक्स। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक एक्स काट एक्स इंटू डी एक्स। अब हम इसको अलग अलग कर लेंगे, क्या जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस कोसेक एक्स और काट एक्स इंटू डी एक्स। फिर से हम फार्मूले को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमारे पास कोसेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है माइनस काट एक्स प्लस सी, और कोसेक एक्स काट एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोसेक एक्स। सिंपली हम यहाँ पर यही फार्मूले को अप्लाई करेंगे। कोसेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस काट एक्स प्लस यहाँ पर सी, इस सी को हम ऐड कर लेंगे यहाँ पर, उसका कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लगा लो C1 है ये, ठीक है। हम सी यहाँ पर सी लिखेंगे, यहाँ पर C1 लगा लेते हैं। और कोसेक एक्स काट एक्स की क्या होती है, माइनस कोसेक एक्स, माइनस कोसेक एक्स प्लस यहाँ पर C2 लगा लेते हैं ऐसे करके। तो हमारा क्या जाएगा, माइनस काट एक्स माइनस कोसेक एक्स। C1 प्लस C2 को हम C लिख देंगे सीधे डायरेक्ट। ये रहा आपका पार्ट एग्जाम्पल नंबर 3 पार्ट 2 का आंसर। अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 का सॉल्यूशन। पार्ट 3 हमारे पास है 1 माइनस साइन एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ओके, इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब हम इसको पहले थोड़ा अलग अलग लिख लेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 अपान कास स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पर क्या जाएगा
साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब 1 कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ओके, अब देखिए इसको हम अलग अलग करते हैं। मैं एक बार साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स करूँगा और एक कॉस एक्स हमारा नीचे भी रह गया, इसको हमें ऊपर 1 कर देता हूँ इंटू डी एक्स। ओके, अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन एक्स, और 1 कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स इंटू डी एक्स। अब हमें सेक स्क्वायर एक्स की डिफरेंशिएशन हमें पता है, सेक स्क्वायर डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, टेन एक्स प्लस सी। सेम वे हमें सेक एक्स टेन एक्स, इसकी भी हमें पता है सेक एक्स होती है प्लस सी। ओके, अभी हम सीधा फार्मूला को अप्लाई कर देंगे। सेक स्क्वायर एक्स की क्या होती है, टेन एक्स प्लस इसको C1 बना लो, माइनस टेन एक्स सेक एक्स की क्या होती है, सेक एक्स, यहाँ पर C2 लिख दो। ओके, अब हमारा निकल गया आंसर, ये क्या है, टेन एक्स माइनस सेक एक्स। C1 प्लस C2 को हम लिख देंगे C, आप ब्रैकेट में यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हैं, C1 प्लस C2 इक्वल टू C। क्लियर, ये था हमारा आंसर।